नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रीता लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज सिमगा, डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार। और आज जो मेरा इस ऑनलाइन क्लास का विषय है वो है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मीकरण और ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। जो इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर जो सेमेस्टर 4 का पेपर है उसके यूनिट 1 का टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वो सतत वृद्धि है जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होते हैं। ये वृद्धि न केवल वायुमंडल में होती है बल्कि महासागर के भी तापमान में वृद्धि के रूप में देखने को मिलती है और उसके फलस्वरूप जलवायु में परिवर्तन होता है और इसका प्रभाव जैव विविधता पर देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मीकरण की हम बात करें तो ये जो सतत होने वाली वृद्धि है, औसत रूप से सतत वृद्धि है पृथ्वी की सतह के तापमान में, ये 1860 से लेकर 2020 तक हम देख रहे हैं निरंतर इसके तापमान में, पृथ्वी के तापमान में होने वाली हमको वृद्धि दिखाई पड़ रही है। प्रश्न ये उठता है कि ये तो वैश्विक समस्या है, हम भला इसके बारे में चिंता क्यों करें? इसका कारण ये है कि बच्चों 80 और 90 के दशक में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले आपस में तर्क किया, आपस में आर्गुमेंट्स किए कि क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नहीं हो रही है, क्या कारण है। लेकिन उसके बाद 1990 के दशक में सारे वैज्ञानिक इस बात पर सर्वसम्मति से पहुंच गए कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और यह चिंता का विषय है। जो चीज पूरे विश्व के स्तर पर चिंता का विषय है वो हमारे और आपकी चिंता का विषय कैसे नहीं हो सकता? होना ही चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है इसके बारे में आपको एक उदाहरण देके मैं समझाती हूँ। जो खेती में सब्जियां, फल या ऐसे रेयर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्लावर्स जिनकी खेती की जाती है, जिनके लिए एक ज्यादा टेम्परेचर या एक उच्च स्तर का तापमान की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए किसान फसल के चारों ओर एक कांच का घर बना देते हैं जिसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। ठीक यही जो प्रक्रिया है ये पृथ्वी के साथ होती है, जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है। हम जानते हैं कि सूरज की ओर से हमें प्रकाश मिलता है और ये प्रकाश किरणें जो हैं उसका 31% जो है वो पृथ्वी के स्तर से वापस परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, स्पेस में चला जाता है। 20% वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जो बचा हुआ भाग होता है सूर्य की ऊर्जा का, वो पृथ्वी पर मौजूद जो समुद्र हैं और सतह पर जो मौजूद तथ्य है उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर वो हीट में परिवर्तित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान बदल जाता है, बढ़ जाता है और पृथ्वी की सतह और उसके ऊपर मौजूद हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है। ये जो प्रक्रिया होती है सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करना और पृथ्वी की सतह को गर्म करना, ये जिन गैसेस के कारण होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में फैली होती हैं, उन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। और ये गैसेस जो मुख्य रूप से हरित गृह प्रभाव की जिम्मेदार हैं या ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार हैं, इनमें से सबसे प्रमुख है भाप या वाटर वेपर। और ये भाप या वाटर वेपर लगभग 50% औसत रूप से ये वातावरण में देखने को मिलती है। क्लाउड्स या बादल 25% हिस्सा जो है ये कवर करता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके अलावा पीएफसीज आदि, ये सारी की सारी जो गैसें होती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा किया जाता है और जिस प्रकार से
खेती के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है कांच का, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी को एक ग्रीन हाउस के रूप में, आवरण के रूप में लपेटकर इन गैसों के द्वारा रखा जाता है और ये तापमान सोखने की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह को गर्म कर देती है। अब इस प्रभाव की हम बात करें तो सूरज से आने वाली जो रेडिएशन होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको हम चित्र के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि वो धरती के द्वारा रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एटमॉस्फेयर के द्वारा अवशोषित की जाती है, जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, और वो सतह को और जो समुद्र हैं उनको गर्म करने का कार्य करती है। यह हरित ग्रह प्रभाव, यह ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है और इसके फलस्वरूप वैश्विक उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। जो सोलर रेडिएशन पृथ्वी के सतह को गर्म करती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस के फलस्वरूप गर्म होती है। ये जो वैश्विक उष्मीकरण है, इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इसमें से प्रमुख होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मुख्य रूप से मानव की सांस के द्वारा लिबरेट होती है, उत्सर्जित होती है, जो मुख्य रूप से जो पेड़ होते हैं उनके द्वारा अवशोषित की जाती है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। और उसके बाद मानव की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो वाहनों की बढ़ती हुई संख्या हो, चाहे खेती किसानी की तकनीक हो, चाहे अन्य कोई गतिविधियां हो, उनके फलस्वरूप ये ग्रीन हाउस गैसेस लिबरेट होती हैं, उत्सर्जित होती हैं और ये पृथ्वी की धरा को का तापमान बढ़ाने का काम करती हैं। प्रश्न ये उठता है कि वैश्विक उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है। दो प्रकार से हम इसके कारण दो भागों में देख सकते हैं। पहले प्राकृतिक कारण, दूसरा मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत ज्वालामुखियों का फटना और उसके अलावा जो सौर प्रकाशीयता है, उसके अलावा जो महाद्वीप है उनका खिसकना है, सूरज की लहरों से संबंधित, और उसके साथ ही साथ पृथ्वी की जो कक्षा है, जिस कक्षा में वो सूरज के चारों ओर घूमती है, उसमें परिवर्तन। इन तत्वों में से जहां तक सोलर ल्यूमिनोसिटी का सवाल है, उसमें कोई परिवर्तन पिछले कई सालों में नहीं आया है। कुछ ऐसा उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। रिसर्चर्स में ये प्रूव हो गया है, साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है। और बाकी की जो कारण है उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पर असर नहीं पड़ता। ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है वो है मानव निर्मित कारण, जिसमें सबसे पहला है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। जब कोयला और बाकी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, वो जलते हैं, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। कोयले और तेल का खनन, जो विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स हैं या ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, उनकी संख्याओं में बढ़ती हुई वृद्धि, औद्योगिकरण, प्लास्टिक का अधिक प्रयोग, फैक्ट्री के चिमनी से उत्सर्जन होने वाला धुआं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जीएचजी गैसेस शामिल होती हैं, वनों का कटना या डिफॉरेस्टेशन, जनसंख्या में वृद्धि, और उसके बाद कृषि की तकनीक में परिवर्तन, जिसके अंतर्गत अधिक मात्रा में कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग है, और ओजोन लेयर का घटना या ओजोन लेयर का क्षय। इन सभी मानव निर्मित गतिविधियों की वजह से जो गैसें एटमॉस्फेयर में उत्सर्जित होती हैं, मुख्य रूप से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, ये सारी गैसेस तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? जब इन मानव निर्मित गतिविधियों के फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मीकरण होता है या हो रहा है, जो हमको दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रभाव हमको अपने आसपास पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है समुद्रों का गर्म होना और उसके फलस्वरूप और उसके साथ ही साथ उनके स्तर में वृद्धि होना। जब गर्मी के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव,
जब ध्रुवों की बर्फ पिघलती है तो उसके फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है और उसके साथ ही साथ जो तटीय इलाके हैं वहां पर बाढ़ आ जाती है और ये सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। और यदि ये ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसे बहुत सारे राष्ट्र और ऐसे बहुत सारे द्वीप होंगे जिनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ओशन एसिडिफिकेशन या समुद्र का अम्लीकरण, जब जरूरत से ज्यादा या अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में होती है, उत्सर्जित होती है, तो उस उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्रों के द्वारा भी सोख लिया जाता है और जब अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली जाती है तो इसके फलस्वरूप समुद्र अम्लीय हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें रहने वाले जीव जंतु, मुख्य रूप से मछलियां, उनके जीवन पर खतरा मंडराता है। ग्लेशियर्स या हिमखंडों का पिघलना और उसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों का आना, डेंगू, मलेरिया आदि, क्योंकि गर्मी के कारण इन सारी बीमारियों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो पनपने लगते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन, जैव विविधता में परिवर्तन, कई जैव विविधताओं की समाप्ति या उनका विलुप्त हो जाना, मरुस्थलों की मात्रा में वृद्धि और ऑस्ट्रेलिया की जो कोरल रीफ है उसमें ब्लीचिंग का भी एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है या अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का समुद्र में घुलना है। बहुत अधिक मात्रा में कभी गर्मी पड़ना, कभी बारिश हो जाना, तीव्र मात्रा में बर्फ गिरना, सूखा पड़ना, आग लगना, ये सारे प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। मानवों पर भी हमें बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने को मिलते हैं, उनके फेफड़ों पर, उनके रेस्पिरेटरी डिजीज पर प्रभाव देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां उनके ऊपर अटैक करने लगती हैं। लाइवलीहुड, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पर भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जो अधोसंरचना है, अधोसंरचना ग्लोबल वार्मिंग से कैसे प्रभावित होती है। जैसे बांग्लादेश है या फिर मालदीव्स है, ये एक ऐसे समुद्री तटीय इलाकों में बसे हुए स्थान है, राष्ट्र हैं, और जब समुद्र स्तर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। तो ये सारे प्रभाव हैं। और अंतिम है माइग्रेशन या पलायन, प्रवसन। तो प्रवसन भी इसलिए होता है क्योंकि कई बार व्यक्ति विपरीत जलवायु की परिस्थितियों के फलस्वरूप अपने गृह स्थान को छोड़कर के दूसरी जगह जाने लगता है। जैव विविधता के संदर्भ में, जीव जंतुओं के संदर्भ में तो यह पलायन स्पष्ट होता है, मानव के संदर्भ में भी ये पलायन देखने को मिलता है। ये आपको ग्लोबल वार्मिंग का कुछ प्रभाव विश्व में जो अलग अलग दिखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में फ्लड्स, कहीं बहुत पानी गिर रहा है, कहीं वीट और कॉर्न पर इसका सकारात्मक प्रभाव होता है, कहीं सूखा पड़ने के कारण अनाज की उत्पत्ति कम होती है, कहीं पर हम देखते हैं कि पानी जो है या बारिश जो है वो कम पड़ती है। ये सारे प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। ये कुछ प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। हिमखंडों का पिघलना, जल स्तर का बदलना, बढ़ना, दाएं तरफ आपको दिख रहा है कोरल रीफ का ब्लीच होना, और एक दिन आएगा जब मालदीव्स पूरी तरह से डूब जाएगा यदि ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को नहीं रोका गया, क्योंकि उसके फलस्वरूप जो समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है उसके फलस्वरूप ऐसे तटीय इलाकों को भारी खतरा हो रहा है। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो सबसे प्रमुख काम किया गया, मैं उसी के बारे में बात करूंगी, वो था क्योटो प्रोटोकॉल। 11/12/97 को ये हुआ और ये अपने फोर्स में आया 16 फरवरी 2005 को। यह एक जो अंतर्राष्ट्रीय संधि थी 1992 की, UNFCCC, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस Framework Convention on Climatic Change,
इसका एक विस्तार था जिसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की बात की गई और 192 कंट्रीज इसका हिस्सा हैं। ये 6 गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 गैसों को इन राष्ट्रों ने कम करने की दिशा में अपनी संधि की थी और कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर जो विकसित राष्ट्र हैं और जो विकासशील राष्ट्र हैं उन दोनों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि चूंकि ग्लोबल वार्मिंग मानवीय जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए उसे कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ये बात थी वैश्विक स्तर की। निष्कर्ष, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं? सोचिए सोचिए, हम क्या कर सकते हैं? इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ आप निकाल सकते हैं। कैसे? 2 तरीकों से। पहला है मिटिगेशन या जिसे हम कहते हैं शमन, या जीएचजी जो उत्सर्जन है उसको कम करना, या जो जीएसजी गैसों को अवशोषित करते हैं ऐसे कार्बन सिंक्स को बढ़ाना, जैसे जंगलों आदि की मात्रा में वृद्धि करना। और दूसरा है एडैप्शन या सामंजस्य स्थापित करना बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार। छोटी छोटी चीजें जो हम और आप कर सकते हैं। सबसे पहले CFL का इस्तेमाल कर सकते हैं। CFL 300 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड साल भर की बचत करेगा यदि आप ट्यूबलाइट की बजाय या बल्ब की बजाय लगाएंगे, तो ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। थर्मोस्टेट का प्रयोग करके AC के टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लगभग 5,000 रुपए एक साल में बिजली बिल में बचत इससे हो सकती है। और थर्मोस्टेट को कम या ज़्यादा करके हम अपने घर में जो एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उत्सर्जन होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटा सकते हैं। जो फर्नेस तो हमारे यहाँ होती नहीं है, लेकिन एयर कंडीशनर्स हम बहुत यूज़ करते हैं। गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं इंडिया में, तो एयर कंडीशनर का जो फिल्टर होता है उसको साफ करके हम लगभग 350 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में बचा सकते हैं, क्योंकि जब फिल्टर गंदा होता है तो ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रखती है कूलिंग करने के लिए और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी लिबरेट होती है। और हम ऐसे अप्लायंसेस को लें जिनमें एनर्जी एफिशिएंट हो। जो अप्लायंसेस जब हम प्रेस लेने जाते हैं, टीवी लेने जाते हैं, वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं या कई बार रेफ्रिजरेटर भी लेने जाते हैं, तो वहाँ आप देखते होंगे 3 स्टार एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। तो कृपया ऐसे अप्लायंसेस को चुनें जो एनर्जी एफिशिएंट हो।
इसके अलावा हम अक्सर अपने आदत है हम अक्सर टीवी को स्टैंड बाय मोड पे रख देते हैं। यदि हम टीवी को स्टैंड बाय मोड में रख देते हैं और 3 घंटे उसको चलाते हैं, बाकी 21 घंटे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो लगभग हम 40% एनर्जी या बिजली तो यूज कर ही रहे हैं। तो बच्चों, जब हमें कोई चीज का यूज नहीं करना है तो उसका प्लग भी ऊपर से ऑफ कर दें, ताकि इलेक्ट्रिसिटी या बिजली या एनर्जी का प्रयोग नहीं हो। अगली जो सजेशन है, बहुत ज्यादा जो जागरूक होंगे वही कर सकते हैं कि वाटर हीटर को ब्लैंकेट में लपेट दीजिए। ब्लैंकेट में लपेटने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो जल्दी हीट अप करेगा पानी को। इसके अलावा फ्रिज और फ्रीजर को हम ऐसे स्थान पर ना रखें जहां का तापमान ऊंचा है, मतलब उसे हमें अपने रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। और हमें यदि हम 30-35 जहाँ का टेम्परेचर है किचन वगैरह का, वहाँ यदि हम रख देते हैं तो उससे एक्स्ट्रा 160 केजी कार्बन डाइऑक्साइड एक फ्रिज से एक्स्ट्रा लिबरेट होता है और 320 केजी फ्रीजर से लिबरेट होता है, जो कि बहुत भारी मात्रा है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम इसे रसोई घर में ना रख करके ऐसी जगह रखें, ऐसे रूम में रखें जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है। ओल्ड फ्रिज, जो पुरानी फ्रिज हैं, उनके फ्रीजर्स को हम रेगुलर साफ करते रहें, उनकी बर्फ को पिघलाते रहें ताकि एनर्जी का कम इस्तेमाल हो। खाना पकाते समय बर्तनों को ढक के रखें ताकि एनर्जी कम यूज हो। वॉशिंग मशीन का प्रयोग तभी करें जब उसमें कपड़े पूरे हों, ताकि वो एनर्जी कम इस्तेमाल करे। और हेयर ड्रायर का कम से कम इस्तेमाल करें। हमारा छत्तीसगढ़ डबल ओडीएफ प्लस स्टेट हो गया है। ओपन एयर टॉयलेट्स में कोई नहीं जाता, खुले में शौच नहीं जाता, लेकिन खुले में शौच जाने से मीथेन लिबरेट होती है ह्यूमन फीकल मैटर से, और ये एक जीएचजी गैस है। इसलिए हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए, यदि हम कहीं देखें कि वो खुले में शौच का इस्तेमाल गांव में भी ना करें। गर्म पानी का यथासंभव कम प्रयोग करें, और यदि हम पानी गर्म कर करके इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत सारी मात्रा में एनर्जी का इस्तेमाल होता है। और ड्रायर की बजाय संभव हो तो रस्सी में हम कपड़े सुखाएं। उसके साथ ही साथ कभी कभी हम अपने वाहनों को छोड़ करके साइकिल का इस्तेमाल करें। और जो हमारे घर का जैविक अपशिष्ट है उसका प्रयोग हम रिसाइकिल करने के लिए उसको रिसाइकिल करें। जैसे सब्जी वगैरह का छिलका और कचरा है, उसको हम एक गड्ढा बना दें और उसमें हम थोड़ी सी मिट्टी विट्टी डाल दें, और ये खातू एक बहुत अच्छी खाद बन जाएगी हमारे गार्डन के लिए। और इस प्रकार से हम उसको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। और हम अपने अप्लायंसेस को भी अच्छी तरह से देखभाल करके करें। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को यूज करें और रिफिलों का इस्तेमाल करें। नए बार बार जैसे हम लिक्विड सोप यूज कर रहे हैं, तो बार बार लिक्विड सोप खरीदने की बजाय उसकी जो रिफिल बॉटल्स आते हैं उस रिफिल बॉटल्स का यूज करें। जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को या अपशिष्ट को कम से कम निकालने का प्रयास करें। जैसे प्रयास करें कि जो हम डिस्पोजेबल यूज करते हैं लंच बॉक्सेस वगैरह, जैसे हम कहीं जाते हैं ट्रेन वगैरह में जो लंच बॉक्स यूज करते हैं, उस लंच बॉक्स को रीयूजेबल यूज करें। जैसे हम फेंक देते हैं डिस्पोजेबल वाला, उसकी जगह रीयूजेबल वाला हम लंच बॉक्स यूज कर सकते हैं। पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक का काम करते हैं।
और इसके अलावा जो शॉपिंग बैग होता है, उस शॉपिंग बैग को भी यथासंभव प्रयास करें कि वो कपड़े का हो, कपड़े का बैग इस्तेमाल करें। फ्रेश फूड्स खरीदें, फ्रेश फूड का इस्तेमाल करें। फ्रोजन जो मटर मिलते हैं या फिर कॉर्न मिलता है या दूसरे खाने मिलते हैं, उनको हमको गर्म करके हीट अप करके प्रयोग करने में जो ऊर्जा लगती है वो एक प्रकार से एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है, उसका हम बचत कर सकते हैं यदि हम फ्रेश फूड का इस्तेमाल करें। तो जो हमारे स्थानीय किसान हैं उनसे सामान खरीदने का प्रयास करें। जहां तक यथासंभव हो ऑर्गेनिक खाने को इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑर्गेनिक जो खाने होते हैं उनका उत्पादन करने के लिए जो सॉइल होती है, सॉइल कार्बन डाइऑक्साइड का को एब्जॉर्प्शन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल करती है पर्यावरण से, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होती है और इसलिए हम इस प्रकार से ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करके भी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम कर सकते हैं। कम से कम मात्रा में मीट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कारपूलिंग या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर साइकिल का इस्तेमाल करके भी काफ़ी मात्रा में जो धुआं होता है और वाहनों का प्रयोग से जो उत्सर्जित गैसें होती हैं, उनके फलस्वरूप जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसको रोका जा सकता है। हमें एनर्जी को सेव कर सकता है। इसके अलावा हमारे कार के ऊपर जो सामान का रैक होता है उसको खाली मत चलाइए, क्योंकि खाली रैक जो होता है वो अधिक मात्रा में घर्षण की वजह से 10% कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा लिबरेट करता है विंड रेजिस्टेंस की वजह से, इसलिए उसको ना चलाएं। अपनी कार को ट्यून्ड अप करें और जो सिग्नल्स हैं उस पर कार को बंद कर दें। केयरफुली ड्राइव करिए, ईंधन का बिल्कुल बर्बादी बिल्कुल ना करिए। जब 1 मिनट से अधिक आपको कहीं सिग्नल पर रुकना हो तो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर रेगुलरली चेक करें ताकि उसका घर्षण होने से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट ना हो। फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल ले जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो। और आजकल तो कोविड-19 के तहत वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट बहुत कॉमन है। प्रैक्टिकली यदि हमको अपने कार्य क्षेत्र पर रोज जाना और आना पड़ता है तो जाने आने में जो एनर्जी यूज होती है हमारे परिवहन के साधन में, वो एनर्जी काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। वो धुआं या जिस भी हम साथ ही साथ एनर्जी भी प्रयोग में यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है। तो यदि हम टेली कम्यूटिंग करेंगे, जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है जो आज की तारीख में हम सभी कर रहे हैं, और ये जो ऑनलाइन लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ, दिस इज ऑल्सो टेली कम्यूटिंग। तो इस प्रकार की टेली कम्यूटिंग ये डेफिनेटली काफ़ी मात्रा में ऊर्जा या ईंधन की बचत कर सकती है। कम से कम मात्रा में फ्लाइट्स लीजिए, क्योंकि फ्लाइट्स से भी जो गैसेस निकलते हैं उसका भी जो फ्लाइट्स के वजह से भी काफ़ी हद तक जीएचजी बढ़ते हैं। और उसके बाद अपने संगठन में जो विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन है, यदि ऐसी कोई फैक्ट्री है या कुछ है तो उसके रोकने के लिए डाइजेस्टर्स या जो दूसरी तकनीक है उसका पुनरुत्पादनीय ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग करके भी एनर्जी बचाई जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। जंगलों का संरक्षण और संवर्धन एक बहुत अच्छा समाधान है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि जंगल जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, वो अपने खाना बनाने की प्रक्रिया जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, उसके लिए वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन जब उन्हें काट दिया जाता है या जला दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण में उसमें अवशोषित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पर्यावरण में उत्सर्जित हो जाती है। और प्रतिवर्ष ये जो वृक्षों की कटाई होती है, जंगलों की कटाई होती है, उसके कारण 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आती है वो इन्हीं जंगलों की कटाई के फलस्वरूप देखने को मिलती है।
और अंतिम चीज है कि परिवार का आकार सीमित करें, नियंत्रित करें ताकि आपकी आवश्यकताएं कम हो, ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है, आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो। और इन सब चीजों से यदि आप ये छोटे छोटे तरीके इस्तेमाल करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप अपने हिस्से की भागीदारी निभा रहे हैं, जिससे आप ग्लोबल वार्मिंग की वैश्विक समस्या को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा ये छोटा सा मौलिक प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर।